Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is me मोनाली कृष्ण गुहा with you. आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है एनसीईआरबी की रिपोर्ट, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है एनसीईआरबी 2023. इसमें बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई है, कैसे क्राइम का ट्रेंड है, अभी फ़िलहाल के अपडेट्स हैं, उसको लेकर इसमें कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं. तो आज के सेशन में हम इसको कवर करेंगे. लेकिन शुरुआत करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. यहाँ पर द टॉपिक इज़ एनसीईआरबी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023. एंड ऑब्वियसली इस पूरी रिपोर्ट में हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, स्पेसिफिकली कि ये रिपोर्ट कैसे हमारे यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपकी ये जो रिपोर्ट है टच करती है. सबसे पहला तो आपका जीएस पेपर 2 है, जो कि गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के माइक्रो टॉपिक से रिलेट करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड SC/STs का भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखेगा. पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, एनसीईआरबी पुलिसिंग रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पर इसमें आपको कंटेंट दिख जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिस भी तरीके से हमको क्राइम का ट्रेंड मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट्स के आधार पर ही कमिटीज़ क्या करती हैं, आगे फिर डिसीजंस लेती हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें चेंजेस लेकर आती हैं. सो ये जो रिपोर्ट है ऑब्वियसली पॉलिसी इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप पाएंगे जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस राइज इन साइबर क्राइम, हॉट इशू है अभी के समय का, डिजिटल फ्रॉड्स एंड पुलिसिंग चैलेंजेस. इसके भी अलावा और भी इसमें आपको सब्जेक्ट रिलेवेंस नज़र आएंगे. जैसे जो आपका जीएस पेपर 1 है उसमें आप देखते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर आपको सोशल इश्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज़. तो ये सब इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स के लिए जो जनरल स्टडीज़ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर एनसीईआरबी की ही हम बात करें तो एनसीईआरबी की जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो फंक्शंस, मेजर रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एसेज, और अगर इंटरव्यू की हम बात करें सो थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिजिटल सेफ्टी. सो ये तो रहा यहाँ पर हमारा यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए ये हमारा टॉपिक कैसे रेलेवेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस अब खबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि खबर क्या है. सो बेसिकली व्हाई इट वाज इन द न्यूज़, एनसीईआरबी रिलीज्ड क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट. एनसीईआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. ये ध्यान रखेंगे आप. इट शोज़ अ क्लियर राइज इन क्राइम रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन अक्रॉस कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में इस रिपोर्ट के अनुसार हमको क्या पता चलता है कि क्राइम में भी इजाफा हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्राइम का जो रजिस्ट्रेशन होता है, FIRs जो होती हैं उसकी संख्या में भी हमको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है. इट रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम इन इंडिया, स्पेशली राइज इन साइबर एंड अर्बन क्राइम्स. ऑब्वियसली आपके जो इस रिपोर्ट में हम आगे देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं उनमें आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमी आती हुई नज़र आ रही है. लेकिन ये जो न्यू एज क्राइम है, लाइक साइबर क्राइम हो गया, अर्बन क्राइम्स हो गए, इनमें अब हमको एक राइज देखने के लिए मिल रहा है. चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा इशू की जाती है? सो दिस इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीईआरबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये आप ध्यान रखेंगे. स्पेशली जो आपके मिनिस्ट्री रिलेटेड पॉइंटर्स होते हैं ना, ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कौन सी पर्टिकुलर एजेंसी किस रिपोर्ट को इशू करती है. नाउ अब हम देखते हैं एनसीईआरबी के बारे में कुछ बेसिक आंकड़े, फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं. इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में. एनसीईआरबी को जब क्रिएट किया गया था, सो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था कि अक्रॉस द नेशन हम क्या कर पाएँ, ये जो भी आपका क्राइम स्टैटिस्टिक्स है हम उसको प्रॉपरली पूरे देश से इकट्ठा करके प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड कर पाएँ और स्टैंडर्डाइज कर पाएँ, ताकि इसके बेसिस पर फिर आगे डिसीजन ले पाना, इन्वेस्टिगेशन कर पाना काफ़ी आसान हो जाए. एनसीईआरबी के पहले की अगर हम बात करें, यानी कि जब ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था उस समय की सिचुएशन को अगर देखा जाए, सो बिफोर एनसीईआरबी क्राइम स्टैटिस्टिक्स वर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स एंड नॉट मेंटेन्ड इन अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट, यानी कि डेटा रखा तो जाता था लेकिन एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में अक्रॉस द नेशन सेम फॉर्मेट को फॉलो करके नहीं रखा जाता था. उसकी वजह से आगे स्टडीज़ में, फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इवन कई बार इन्वेस्टिगेशंस में भी हमको इश्यूज़ आते थे. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. एनसीईआरबी के बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल्स देख लेते हैं. एक कमिटी थी, दिस इज़ टंडन कमिटी. इट सजेस्टेड द नीड फॉर अ नेशनल लेवल एजेंसी टू मेंटेन क्रिमिनल डेटा सो दैट क्राइम इन्वेस्टिगेशन कुड बिकम
more evidence driven, technology based and better coordination between the states. अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, डेटा आपको एक जगह पर मिल जाता है, उसको प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करना, उसमें ट्रेंड्स का एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. सो दिस वाज द सजेशन फ्रॉम दी टंडन कमेटी. देन इसके भी अलावा नेशनल पुलिस कमीशन 1977 to 81 इन्होंने भी अपने कुछ पॉइंटर्स को हाईलाइट किया था. इट हाईलाइटेड द एब्सेंस ऑफ रिलायबल साइंटिफिक क्राइम डेटा सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि उस समय पर एनसीआरबी के पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जहाँ पर प्रॉपरली कोई एजेंसीज रिलाई कर पाएँ कि यहाँ से हमको पुलिसिंग से रिलेटेड डेटा या क्राइम से रिलेटेड रिलायबल डेटा मिल जाएगा. ऐसा कुछ भी इसके पहले तक सेंट्रलाइज्ड वे में एग्जिस्ट नहीं करता था. सो ये एक सजेशन दिया गया. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे रिफॉर्म्स के लिए, ताकि पुलिसिंग की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस एड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेंथन क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैदरिंग. अगर प्रॉपरली डेटा होता है तो किसी भी तरह के क्राइम्स को प्रॉपरली अच्छे से एनालिसिस कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है. इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ की जा सकती हैं, क्रिमिनल माइंडसेट को लेके, क्रिमिनल साइकोलॉजी को लेके, क्राइम ट्रेंड को लेकर, और इसके बेसिस पर अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी बनाई जा सकती हैं. डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली अच्छे से नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं. अकॉर्डिंगली उनके लिए पॉलिसीज़ एंड उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अच्छे से प्लान आउट किया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. सो ये कुछ रिकमेंडेशंस हमने यहाँ पर भी देखे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनके इंपॉर्टेंस को भी हमने देखा. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA टास्क फोर्स 1985 इन्होंने क्या प्रपोज किया था? प्रपोज्ड क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस जिसमें आपको किस किस का डेटा मिले, क्राइम्स का, क्रिमिनल्स का एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, सारी की सारी स्टेट्स का. सो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या मिला हमको? NCRB का फॉर्मेशन. सो इस तरीके से ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है और NCRB हमारे एग्जिस्टेंस में आता है. नाउ पेरेंट मिनिस्ट्री अगर देखें, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और पॉइंट में देखा था, ये आप ध्यान रखेंगे, सुरक्षा का मामला है. सो एक इसमें आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. नाउ इट सपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स. ऑब्वियसली जब ये इस तरह की कोई भी रिपोर्ट्स आती हैं तो आपको अपने देश के अंदर क्राइम की क्या स्थितियां हैं और किस तरह से हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको समझ पाना ऑथेंटिकेटेड डेटा के साथ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. सो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये हमको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है. इसके बेसिस पे हम आगे की अपनी पॉलिसी मेकिंग अच्छे से और बेटर वे में, इम्प्रोवाइज्ड वे में कर पाते हैं. इट प्रोवाइड्स क्राइम स्टैटिस्टिक्स. आपको क्लियर डेटा मिल जाता है कि किस तरह के क्राइम्स का कितना हमको रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिला है, कौन कौन सी स्टेट्स में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं. देन उसका ट्रेंड एनालिसिस बहुत आसानी से किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट कोऑर्डिनेट्स डेटा फ्रॉम स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड प्रोड्यूसेस नेशनल लेवल पब्लिकेशन. सारे के सारे राज्यों से, आपके स्टेट्स एंड यूटी से पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर अगर आप चाहें तो राज्यवार भी आपको यहाँ पर इन रिपोर्ट्स में स्पेसिफिक डेटा देखने के लिए मिल जाता है. एंड ओवरऑल द नेशन में अगर हमको क्राइम की पिक्चर देखनी हो तो वो भी इस रिपोर्ट के आधार पर हमको अच्छे से बेहतर वे में, क्लियर वे में मिल जाती है. नाउ अब अपन देखिए ओवरऑल क्राइम पिक्चर क्या रही है इंडिया 2023 NCRB की रिपोर्ट में. यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, टोटल क्राइम रजिस्टर्ड वर 6.24 मिलियंस. काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में ये क्राइम्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं. इंक्रीज़ अगर देखा जाए 2022 से, सो यहाँ पर हमको 7.2% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिल रहा है. यानी कि एक ही साल में आपको 7.2% का यहाँ पर इंक्रीज़ देखने के लिए मिल रहा है. ब्रेकअप की अगर हम बात करें, अगर इसको और थोड़ा सा सेग्रीगेट करके समझने की कोशिश करें, सो IPC के जो केसेस रहे हैं, क्रिमिनल आपके केसेस, ये हैं कितने? 3.76 मिलियन. एंड इसके अलावा जो आपके स्पेशल एंड लोकल लॉज के केसेस होते हैं वो कितने हैं? 2.48 मिलियन. यानी कि लगभग हर 5 सेकेंड में आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक क्राइम रजिस्टर हो रहा है. सो ये अपने आप में बताता है कि भाई इसको और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. अब यहाँ पर ये जो की टर्म्स हैं हम इनको समझ लेते हैं. IPC इंडियन पीनल कोड, हालांकि अब नए आपके लॉज आ गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना. सो बट स्टिल ये जो आपके IPC हैं, CRPC हैं, इनकी अभी भी इंपॉर्टेंस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं. नाउ जनरल क्रिमिनल लॉज हैं ये आपके अक्रॉस इंडिया एप्लीकेबल रहते हैं, बट ये अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये अपडेट हो चुके हैं.
नाउ ऐसे अब चूँकि यहाँ पर ये रिपोर्ट में क्यों आया है, क्योंकि जब का ये डेटा है उस समय पर ये लॉज एग्जिस्टिंग थे, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। अब जो आपके स्पेशल एंड लोकल लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? सो लॉज मेड फॉर स्पेसिफिक इशूज़, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू पर जो आपके लॉज बनाए जाते हैं, दीज आर दिस वन। ट्रैफिक के मुद्दे पर हो सकता है, नार्कोटिक्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग स्टेट स्पेसिफिक लॉज, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। सो ये यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज दिख गई हैं। अब हम आ जाते हैं और समझते हैं कि क्राइम का नेचर कैसे बदल रहा है, चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम। ट्रेडिशनल वायलेंट क्राइम्स जैसे कि मर्डर, रेप एंड डाउरी डेथ्स वगैरह, इन सब में हमको डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं। जो न्यू एज क्राइम है, यानी कि जो समय के साथ ये जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है या जो अभी की जनरेशन में नए अपडेट्स आए हैं उसके कारण से ये जो न्यू एज क्राइम है इनमें हमको इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। सबसे कॉमन न्यू एज क्राइम्स क्या हैं? साइबर क्राइम्स हैं, अर्बन ट्रैफिक वायलेशंस हैं, मोटर व्हीकल एक्ट रिलेटेड केसेस हैं, इनमें हमको राइज देखने के लिए मिला है। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? डिजिटाइजेशन, लाइफस्टाइल चेंज एंड बेटर रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली जीवन में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन अच्छी बात ये भी है, भले यहाँ पर हमको एक क्राइम्स का नंबर यहाँ पर इंक्रीज्ड दिखाई दे रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखें तो पहले क्राइम्स की रिपोर्टिंग कम होती थी, अब क्राइम्स की रिपोर्टिंग भी बेटर होती है। आप अपनी जानकारी के लिए चाहें तो नोट कर सकते हैं www.cybercrime.gov.in। किसी भी तरह के यदि अगर साइबर क्राइम रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो आप वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर स्पेसिफिकली कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है या अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो उस समय पर आप उनको एक नंबर ज़रूर अपडेट कीजिएगा, दैट इज़ 1930। ये आपका सेंट्रल साइबर क्राइम के लिए कंप्लेन का नंबर है, सेंट्रल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग नंबर है, इस पर आप कंप्लेन करना ना भूलें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस संचार साथी पोर्टल, संचार साथी भी गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, इसमें एक चक्षु नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, वहाँ पर आप सस्पेक्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर कभी आपको लगता है कि कोई किसी तरह का कॉल है या कोई इवेंट है, कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको क्राइम के लिए सस्पिशन है, तो आप उसको भी वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। संचार साथी में ही आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है टैफकॉप का, जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं। सो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आई होप आपको पता है, और अगर नहीं है सो प्लीज़ काइंडली अपडेट इट और अपनी लाइफ में एटलीस्ट इसको ज़रूर अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इन चीज़ों के लिए ज़रूर अवेयर करें। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम अब आ जाते हैं क्राइम ट्रेंड्स की स्टडीज़ को लेकर। सो यहाँ पर अगर आप मेन पॉइंटर देखें सो शार्प राइज हमको देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल पिछले कुछ सालों के ट्रेंड में 31.2% का हमको शार्प राइज मिल रहा है। अगर आप ईयर वाइज देखें तो 2018 में 27,248 केसेस हमको देखने के लिए मिले। 2019 में आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है एंड नाउ दिस बिकम्स 44,735 क्राइम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 2022 में आप देख रहे हैं कि फिर यहाँ पर हमको नंबर्स इंक्रीज दिख रहे हैं, 65,893। 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ के कितना हो गया है, 86,420। सो आप अंतर देख सकते हैं कि लगभग 27,000 से ये कहाँ पहुँच गई है संख्या, अब 86,000 से ज़्यादा पहुँच गई है। 86,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा बढ़ गया है। मेजर ऑफेंसेस की अगर हम बात करें सो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स, एक्सटॉर्शन, सेक्सुअल एक्सटॉर्शंस। ऑनलाइन फ्रॉड में लाइक चीटिंग पीपल थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू स्टील मनी और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं उसका भी एक बहुत सिंपल सा कारण है। आपके खाते में पैसे रखे हैं एंड क्रिमिनल्स को एट दी एंड जाकर पैसों में ही इंटरेस्ट होता है। चोरों के फॉर्म्स बदल गए हैं। पहले वो घर पर जाकर चोरी किया करते थे, अब बैठे बैठे अपने सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, आपके बैंक में रखे हुए पैसों को वो निकालते हैं। सिंपली इजी मनी अर्न करने का तरीका है, दैट इज़ वाई आप देखते हैं कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने के लिए मिल रहा है। चूँकि इस तरह के फ्रॉड्स का यहाँ पर पॉइंटर आया है तो अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ बिंदुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना है, जिसमें कैपिटल, स्मॉल और अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो, नंबर्स हो प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स हो। कोशिश करें कि अब आप अपने पासवर्ड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा लें एंड कैरेक्टर्स के नंबर्स को बढ़ा लें। कम से कम 15 डिजिट्स का पासवर्ड रखें। लेवल 2 वेरिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए, जहाँ पर आप अपने इस पूरे जहाँ पर भी आप अपने पासवर्ड्स बना रहे हैं, पासवर्ड्स के अलावा भी
सिक्योरली, जब आप लॉगिन करें तो आपको एक स्पेसिफिक OTP आना चाहिए। तो OTP के सेटअप के लिए आप करते हैं स्टेप 2 वेरिफिकेशन या फिर लेवल 2 वेरिफिकेशन, या इसी को फैक्टर 2 वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया वेबसाइट में या उस प्लेटफॉर्म में अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होती है। जब आप उसको रजिस्टर कर देते हैं तो फिर पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते समय आपके या तो ईमेल आईडी पर आपको OTP रिसीव होगा या तो आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर आपको वो रिसीव होता है, जिसको डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं। बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका पासवर्ड लीक हो चुका है, ब्रीच हो चुका है या किसी भी तरह का अटैक होता है तो फिर भी पासवर्ड लीक होने के बावजूद भी बिना OTP के उसमें लॉगिन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट्स वाई अब ये जो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है ये आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देता है। अगर आपने अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल अकाउंट या किसी अदर ऑफिशियल अकाउंट में लेवल 2 वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया था तो प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको आप जाके ज़रूर ऑन कर लें। कुछ और इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंटर्स हैं यहाँ पर कि सिमिलर पासवर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अपनी डेबिट कार्ड के पिन लगातार आप बदलते रहिए। सेम पिन भी मल्टीपल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल ना करें। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा आप पेमेंट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें। अपना फ़ोन आप दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। अनजान लोगों के कॉल्स को रिसीव करने से बचिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचिए। और अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको संदेह होता है सो आप तुरंत जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर या अपने नियर बाय थाने में कंप्लेंट ज़रूर करें। चाहे तो आप अपने डेडिकेटेड अपने नियर बाय थाने में जा सकते हैं या फिर आप साइबर क्राइम जो पोर्टल है उसमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपके शहर में या आपकी लोकेलिटी में कोई साइबर सेल्स हो तो वहाँ पर भी आप जाकर डायरेक्टली रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंटर है मेजर ऑफेंसेस में एक्सटॉर्शन। इट मीन्स फोर्सिंग समवन टू गिव मनी और बेनिफिट्स यूजिंग थ्रेट्स और ऑनलाइन ब्लैकमेल। डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा, इसी का एक आप कह सकते हैं कि एक तरीका है ये। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि लोगों के ही कुछ किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए जाते हैं या उनसे रिलेटेड कोई डेटा अरेंज कर लिया जाता है। उसके बेसिस पे उनको डराया धमकाया जाता है कि किसी XYZ गवर्नमेंट एजेंसी का ये कॉल है और उनको किसी तरह की ऑनलाइन छापेमारी में अरेस्ट किया गया है। फिर उनको वीडियो कॉल पर आने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उनको तरह तरह की बातें करके बरगलाया जाता है, उनको स्ट्रेस में डाला जाता है एंड देन फिर उनसे उन्हीं की और ज़्यादा जानकारी लेकर उनके साथ में मनी फ्रॉड किया जाता है। पहचानने का सबसे कॉमन तरीका यही है कि भाई हमारे इंडिया में इस तरह का कोई भी SOP नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें ऑनलाइन आपको अरेस्ट किया जाए, डिजिटली आपसे किसी तरह का इस तरह का पेमेंट प्रोसेस करवाया जाए। दूसरा, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये अक्सर आपको कहेंगे कि किसी को मत बताइएगा। सो रिमेंबर दिस, अगर कोई कहता है कि किसी को मत बताइएगा, किसी को इन्फॉर्म मत कीजिएगा कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, आप घर में भी नहीं बता सकते, तो समझ जाइए ये फ्रॉड्स हैं। और कुछ भी हो जाए, कोई आपको डराए धमकाए या किसी तरह की लालच दे, क्रिमिनल्स यूजुअली यही 2-3 तरीके अपनाते हैं, या तो डराते हैं या तो लालच देते हैं या आपको पैनिक करते हैं। इन तीनों सिचुएशंस को ध्यान रखें। जब भी कोई अननोन कॉलर आपको डराने की कोशिश करे, आपको किसी तरह का ऑफ़र या लालच देने की कोशिश करे, पीछे पड़ जाए और किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ सुना के पैनिक सिचुएशन में डालने की कोशिश करे, पैनिक मेंटालिटी में डालने की कोशिश करे, तो समझ जाइए ये क्रिमिनल्स हैं। अपने विवेक से काम लें। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो किसी और के कहने पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। Next thing is sexual exploitations, misusing online platforms to sexually abuse, harass or coerce a person. Now, देखिए अभी इसका भी एक एग्जाम्पल है सोशल मीडिया पर ही। ये हालांकि अभी पिछले कुछ सालों पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी इस तरह के क्राइम्स चल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल किया जाता था सडनली, एंड यदि सामने वाला पर्सन रिसीव कर लेता था तो फिर जिस भी पर्सन पर्टिकुलर कॉलर ने ये कॉल कनेक्ट किया होता था, इधर वो कोई वीडियो प्ले कर देते थे ऑब्सीन एक्टिविटी का, या वो खुद ही इस तरह की ऑब्सीन एक्टिविटी शुरू करके सामने वाले व्यक्ति का चेहरा रिकॉर्ड करके क्लिप तैयार कर लिया करते थे। फिर उसके बेसिस पे उनको ब्लैकमेल करके पैसे हथियाया करते थे। ये अभी भी चल रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि यदि आपको फर्स्ट टाइम पे ही किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है और वीडियो कॉल है तो एकदम से आप उसको रिसीव ना करें। दूसरा, यदि आपको कभी भी एक अच्छी प्रैक्टिस लेनी हो कि आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं बिना ज़्यादा कॉन्शियसली कोई एफर्ट लगाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपना फ्रंट कैमरा आप अपने थंब से या अपनी फिंगर से हाइड कर दें, उसके बाद ही आप अपने किसी भी तरह के वीडियो कॉल को रिसीव करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका चेहरा रिकॉर्ड नहीं होगा और सेकेंडली आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति कोई जेन्युइन पर्सनालिटी है या नहीं है। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। स्टेट विद हाईएस्ट साइबर क्राइम केसेस। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के हमको क्राइम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पे है भाई भारत में कर्नाटका, 21,889 यहाँ पर हमको क्राइम्स देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद है तेलंगाना, अगेन साउथ इंडिया 18,236,
देन आती है बारी उत्तर प्रदेश की विच इज़ 10,794। इसके अलावा क्राइम के जो ड्राइवर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें कि क्यों ये क्राइम हो रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज़र्स। भारत में अभी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम जितनी ईजिली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उतनी ही ईजिली हम सुरक्षा के उपायों को और जो मिनिमम ज़रूरी सुरक्षा स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। स्पेसिफिकली जनरल जो हमारी पब्लिक है, इसमें हर एज, हर एक उम्र वर्ग के हमारे यूज़र शामिल हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, विमेन हों, सीनियर सिटीजन्स हों। तो ऐसे में होता ये है कि इवन अर्बन रूरल डिवाइड भी है। सो होता ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसको सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जिन जिन सुरक्षा बिंदुओं की ज़रूरत है, जिन उन बिंदुओं के प्रॉपर एग्जीक्यूशन को लेकर उनको प्रॉपर जानकारी या ट्रेनिंग्स नहीं मिल पाने के कारण ही इस तरह के क्राइम ट्रेंड्स में हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लो अवेयरनेस है, लोगों को ये भी नहीं पता होता है कई बार तो कि अभी दुनिया में किस किस तरह के क्राइम्स चल रहे हैं। तो अगर लोगों को थोड़ी बहुत स्टोरी भी पता हो तो भी उनको एक क्लिक ज़रूर मिल जाता है यदि उनके साथ कोई इस तरह के क्राइम्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे। अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रॉस बॉर्डर नेचर ऑफ क्राइम्स, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अलग अलग एरियाज़ में अपना नेटवर्क क्रिएट करके बैठे होते हैं। एंड इसी वजह से क्या होता है कि इनको प्रॉपरली अच्छे से ट्रैक कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकी इन्वेस्टिगेशन भी प्रोसीजरली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ हैकिंग टूल्स एंड स्टोलन डेटा, ये तो आप पाएंगे कि डेटा ब्रीच जो है वो लगातार होता रहता है। आप इसके ट्रेंड्स देखिएगा, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे कि लगभग हर एक सेकंड में आपको कहीं ना कहीं अलग अलग ब्रीच की खबरें दुनिया भर से मिलती रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो हैकिंग के टूल्स होते हैं, टूल्स इन द सेंस दिस इज़ सॉफ्टवेयर्स। सो अगर कोई व्यक्ति तकनीकी रूप से थोड़ा बहुत भी टेक फ्रेंडली है तो इन टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। एंड चूँकि अभी के समय में बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी के कारण से ईजी मनी अर्न करने का ये अपने आप में एक शानदार तरीका हो जाता है जो कि कम्प्लीटली अनएथिकल है एंड कम्प्लीटली क्या है, इलीगल है। अगर आप प्रॉपरली अच्छे से सर्टिफाइड हो के विद प्रॉपर परमिशन एंड विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ओन डेटा अगर आप काम नहीं करते हैं सो ये एथिकल हैकिंग नहीं कहलाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। एंड हैकिंग इज़ द क्राइम इन इंडिया। एथिकल हैकिंग और हैकिंग में डिफरेंस बेसिकली क्या है कि एक में आपका इंटेंशन प्योर होता है, दिस इज़ द एथिकल हैकिंग, जहाँ पर आप प्रॉपरली पॉसिबल है कि किसी के सपोर्ट के लिए ये चीज़ें कर रहे हो। लाइक सपोज मान लीजिए कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई वेबसाइट्स बनी हैं उसमें कोई हैक अटैक्स पॉसिबल हैं या नहीं है, अटैक्स हो रहे हैं या नहीं है, वो कितनी सिक्योर है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई भी इंडिविजुअल्स या स्टाफ जब उसके ऊपर हैक अटैक ट्राई करते हैं उसकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये एथिकल हैकिंग के अंतर्गत आता है। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि भाई बाद में कोई अटैक करके हैक करे, डिफेम करे, उससे बेटर है कि हम पहले ही क्या करें, ऑलरेडी उसको हैक अटैक करके चेक कर लें कि अभी फ़िलहाल ये किस लेवल तक सुरक्षित है ताकि उसकी सुरक्षा को और ज़्यादा टाइट किया जा सके। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल हैकिंग। अब हैकिंग इज़ कम्प्लीटली इलीगल, जहाँ पर भी किसी भी मेन ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसमें कोई अल्टरेशन या चेंजेस करता है, बी इट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स, वो सब किस में आते हैं, हैकिंग में आते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, हैकिंग इज़ इलीगल। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर बात की जाए तो टोटल केसेस हमको कितने देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर, 4,48,211, काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में हमको ये संख्या यहाँ पर नज़र आती है। और 2022 से हमको 0.7% का यहाँ पर इंक्रीज़ देखने के लिए मिल रहा है। ट्रेंड्स को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हमको क्या यहाँ पर रिपोर्ट्स में दिख रहे हैं। इसके अलावा मेजर क्राइम कैटेगरीज़ की अगर बात की जाए सो क्रुअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, यहाँ पर हमको 29.8% क्राइम्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पर हमको क्रुअल्टी एंड हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा इस तरह के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें किडनैपिंग या एब्डक्शन की, सो यहाँ पर 19.8% हमको टोटल क्राइम में से यहाँ पर ये संख्या नज़र आती है। एब्डक्शन का मतलब क्या होता है, किडनैपिंग इज़ सो सिंपल है ना। एब्डक्शन का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, abduction means forcibly or deceitfully compelling or inducing a person to go from one place to another, यानी कि किसी भी तरह से बरगला के फोर्सफुली है ना, या फिर डिसीटफुली धोखे से उनको किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजना या भेजने के लिए मजबूर करना क्या होता है, एब्डक्शन। नाउ असॉल्ट की अगर बात की जाए सो असॉल्ट विद द इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी 18.7%,
ये जो आप क्राइम देख रहे हैं, दीज आर द रिपोर्टेड क्राइम्स। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि केवल रिपोर्ट में इतने नज़र आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि एग्जिस्टिंग रियल लाइफ में भी केवल इतने ही क्राइम्स हो रहे हैं। बहुत सारे टाइम ये भी देखा जाता है कि क्राइम्स बहुत होते हैं, बट फिर भी सोशल टैबूज़ के कारण या घर वालों के प्रेशर के कारण लोग, या फिर सोशल डिफेमेशन के कारण महिलाएं बाहर जाकर कंप्लेंट करना प्रेफर नहीं कर पाती हैं। किसी वजह से अगर नहीं कर पाती हैं तो भी हम पाते हैं कि बहुत हद तक और भी क्राइम्स होते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं होते हैं। ये रिपोर्टेड क्राइम्स की संख्या है यहाँ पर। इसके भी अलावा अगर हम बात करें एसिड अटैक्स की, सो दिस इज़ 0.04%। सो ये हमने इसका टोटल ब्रेकअप देखा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्राइम अगेंस्ट विमेन स्टेट रिपोर्टिंग हाईएस्ट केसेस, यानी कि अगर हम राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट्स इन दिस रिगार्ड। एसिड अटैक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो की इनसाइट्स ले लेते हैं यहाँ पर। कंट्री वाइड अगर हम देखें तो हमको 2023 में 207 केसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि 207 ऐसे केसेस हैं जिसमें डिफरेंट विमेन या डिफरेंट पर्सन के ऊपर एसिड अटैक किए गए हैं। हाईएस्ट अगर केसेस की बात की जाए तो हमको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिले हैं 57 केसेस, 27.5% है ये, एंड 60 विक्टिम्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं कि एक एसिड अटैक में मल्टीपल विक्टिम्स हो सकते हैं। फॉलोड बाय, इसके बाद अब कौन आते हैं, वेस्ट बंगाल के बाद अगला नंबर है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर हमको 31 केसेस देखने के लिए मिले हैं। एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल हैज़ रिपोर्टेड हाईएस्ट एसिड अटैक कंसिस्टेंटली सिंस 2018। अब देखिए, जब इस तरह के डेटा या आंकड़े हमको मिलते हैं तो यहाँ पर हमको पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए स्कोप नज़र ईजिली आ जाता है। ये पॉइंट क्या बता रहा है कि 2018 से लेकर अभी तक, यानी कि कितना लंबा समय हो गया है, और वेस्ट बंगाल आज भी वो स्टेट है जहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एसिड अटैक के लिए कंसिस्टेंटली ये आपको क्या मिल रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने के लिए नज़र आ रही है कि इस तरह के जो एसिड अटैक्स है वो कंसिस्टेंटली होते ही जा रहे हैं। सो ये एक चीज़ बताती है कि वेस्ट बंगाल में इस चीज़ को कर्ब करने के लिए और ज़्यादा बेटर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इश्यूज़ लिंक्ड टू ईजी अनरेगुलेटेड ओवर द काउंटर सेल ऑफ एसिड, कुछ जो कारण है उसमें एक ये भी है कि इसके सेलिंग को और बेटर वे में कर्ब और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं उनमें निश्चित तौर पर कमी देखने के लिए नज़र आएगी। बहुत सारे के जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ पर इनके डायरेक्ट सेल को बैन भी किया गया है। नाउ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, बच्चों के अगेंस्ट होने वाले अपराधों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2023 में 1 लाख से ज़्यादा आपको केसेस नज़र आ जाते हैं, 1,77,335। अगर हम इंक्रीज़ की बात करें 2022 से 2023 में, सो दिस इज़ 9.2%। क्राइम रेट की अगर बात की जाए 2022 में, सो दिस वाज 36.6 पर लाख चिल्ड्रन पॉपुलेशन, एंड 2023 में कितना हो जाता है, 39.9 पर लाख चिल्ड्रन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमको बच्चों के साथ होने वाले क्राइम्स में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो आपको कौन कौन सी कैटेगरीज दिख रही हैं, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। ऑब्वियसली चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ये एक मेन कॉज होता है, 45% आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। 79,884 केसेस यहाँ पर किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में रजिस्टर किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप पॉक्सो एक्ट की बात करें, तो यहाँ पर 38.2% आपको यहाँ पर कैटेगरी के वाइज आपको यहाँ पर डिवीजन देखने के लिए मिल रहा है। 67,694 केसेस हमको यहाँ पर रजिस्टर्ड इस पर्टिकुलर कैटेगरी में केसेस दिख जाते हैं। नाउ विक्टिम्स के एज की प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें कि किस एज में किस तरह के आपके यहाँ पर हमको केसेस वगैरह मिल रहे हैं, सो 6 साल से कम के बच्चों के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमको 762 केसेस दिखते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों के बीच अगर हम बात करें तो 3,229 केसेस हैं यहाँ पर। अगर 12 से 16 ईयर्स के बीच के बच्चों की अगर बात की जाए, सो दिस इज़ 15,444। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 16 से 18 के बच्चों की 18 ईयर्स के अगर बच्चों की बात करें हम यहाँ पर, सो 21,411। इस ट्रेंड से आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम एज बार में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर आपको इंक्रीज़ भी देखने के लिए मिल रहा है केसेस में। इन 96% ऑफ द केसेस ऑफेंडर्स नोन टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उसमें 96% टाइम ये देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है वो बच्चे के आसपास का ही कोई व्यक्ति था जो उस बच्चे को जानता था। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में अगर हम स्टेट वाइज डेटा को स्टडी करें, सो हाईएस्ट टोटल केसेस आपको मिल जाते हैं मध्य प्रदेश में 22,393,
महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22,390 केसेस हैं। उसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की 18,852, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल केसेस में आपको कहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों के अगेंस्ट, मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट क्राइम रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा असम में 84.2, अंडमान निकोबार में आप देख रहे हैं 143.4 एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दिल्ली में आप देखते हैं 140.3। आगे बढ़ेंगे यहाँ से भी हम। क्राइम अगेंस्ट SCs एंड STs कैटेगरी वाइज अगर हम देखें यहाँ पर, सो शेड्यूल कास्ट के साथ में आप देखते हैं 2023 में हमको 57,789 केसेस नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट केसेस किस किस राज्यों में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंटर, क्राइम अगेंस्ट SCs एंड ST में नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो आपको सर्च देखने के लिए मिलता है 28.8% का, हाईएस्ट अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, यहाँ पर बता रहा है जो केसेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,064 टू 12,960, यानी कि एक साल में आप देखेंगे यहाँ पर कितना मेजर इंक्रीज हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये भी क्या बताता है कि अगेन यहाँ पर भी हमको जस्टिस डिलीवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड क्राइम कंट्रोल को लेकर पॉलिसी में चेंजेस करने की ज़रूरत है। मेजर रीजंस क्या है यहाँ पे? एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, और इस तरह से हम जब डेटा को प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमको समझ में आता है कि पॉलिसी लेवल पर हमको और किस तरह के मजबूत चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सके, जस्टिस डिलीवरी हम टाइम पर अच्छे से कर पाएँ। क्राइम इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, अब हम शहरों में होने वाले क्राइम्स की अगर बात करें सो टोटल क्राइम इन मेट्रो सिटीज़ आर 9.44 लैक्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है भाई। इंक्रीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10.6% का इंक्रीज़ हमको देखने के लिए मिला है। टॉप कैटेगरीज कौन कौन सी हैं मेट्रोज़ में जिस तरह के क्राइम्स होते हैं? सबसे पहला तो है थेफ्ट, चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, 44.8%। देन उसके अलावा रैश एंड नेग्लिजिबल ड्राइविंग, दिस इज़ 9.2%। देन है नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पब्लिक वेज 8.1%, एंड दिल्ली रजिस्टर्ड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अमंग दी मेट्रोज। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, दिल्ली यहाँ पर भी आगे है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आने वाली स्लाइड्स में आपको काम आएंगे, उनको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है चार्जशीट रेट। ये क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ केसेस इन विच द पुलिस फिनिश देयर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफिशियली फाइल द रिपोर्ट इन दी कोर्ट, यानी कि जिसमें ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन फिनिश हो गई है एंड ऑफिशियली फाइल को कहाँ रिपोर्ट कर दिया गया है? कोर्ट में रिपोर्ट कर दिया गया है। दिस इज़ दी चार्जशीट रेट। नाउ इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पेंडेंसी की अगर बात की जाए, सो ये क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ केसेस दैट आर स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जिन पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंड नॉट येट फिनिश्ड बाय दी पुलिस, यानी कि फिलहाल जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन पेंडेंसी। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कन्विक्शन रेट। ये ध्यान रखिएगा, ये भी लीगल टर्म है। द परसेंटेज ऑफ केसेस इन विच द कोर्ट फाइंड्स द एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी। यहाँ पे गिल्टी का मतलब ये नहीं है कि उसको बुरा लगेगा, गिल्टी का मतलब ये है कि उसने क्राइम किया हुआ है। लीगल टर्म्स हैं ये, सो ये हम ध्यान रखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसिक्यूशन, the legal process in the court where lawyers present evidence to prove someone committed a crime. So ये जो प्रोसीजर होता है उसको ही क्या कहा जाता है यहाँ पे? प्रोसिक्यूशन। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पुलिस एंड जुडिशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो चार्जशीट रेट हमको कितना मिलता है आईपीसी के लिए? पुलिस फाइल्ड चार्ज शीट्स इन मोर केसेस इन 2023, यानी कि ज़्यादा केसेस में हमको कुल मिला के सिंपली ज़्यादा चार्ज शीट्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, मीनिंग स्लाइटली बेटर प्रोग्रेस इन कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव हियर। 2022 में कितना था? 70.3% था इसका रेट, एंड हियर इन 2023 इट इज़ हाउ मच? 72.7%। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंटर। पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स में आप आगे देखिएगा। इन्वेस्टिगेशन पेंडेंसी की अगर बात की जाए, सो दिस इज मोर केसेस वर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन इन 2023 शोइंग डिलेज इन कंप्लीटिंग पुलिस वर्क। ये अब अपने आप में एक अलार्मिंग चीज़ है कि भाई नया साल आ गया बट स्टिल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत सारे केसेस में अभी भी अंडर वे है। दिस शोज स्लो मूवमेंट इन दी इन्वेस्टिगेशन। सो 2022 में ये 28% था, बढ़ के कितना हो गया है और स्लो हो गया है? दिस इज़ 29.2%। कन्विक्शन रेट की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आईपीसी के क्राइम्स में। सो दिस इज़ 54%, अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ दी
cases that went to court ended in a guilty verdict. So this is very clear. Now indicates need for faster trials and better prosecution. The system needs quicker courts, processes and stronger legal efforts टू सिक्योर कन्विक्शंस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी इनिशियल टू एंड स्टेज कहीं पर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें भी हम प्रॉपरली अच्छे से परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स के लिए पॉलिसी लेवल पर भी चेंजेस लेके आएँ, ताकि एक बेटर एफिशिएंट वे में हमको रिजल्ट्स देखने के लिए मिले एंड जस्टिस डिलीवरी प्रॉपरली हो। नाउ की कंसर्न्स देख लेते हैं जो हाईलाइटेड है यहाँ पर। सबसे पहला क्या है, राइजिंग साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम। आप भी ध्यान रखिए अपनी सुरक्षा के लिए। आप आपके मोबाइल पर लगभग अपनी हर चीज़ रखते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फ़ोन को भी उतना ही सुरक्षित रखें जितना आप कभी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को रखने के लिए सोचा करते थे। एंटीवायरस जैसे आप अपने सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही आप अपने मोबाइल फ़ोन के लिए भी इस्तेमाल करें और उसको लाइसेंस्ड वर्जन को इस्तेमाल करें ताकि वो प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर पाए। किसी भी तरह के फ्री मॉड एप्लीकेशंस को या किसी भी तरह के क्रैक वर्जन्स को इस्तेमाल करने से बचिए, अननोन साइट्स पर जाने से बचिए, किसी भी अननोन कंटेंट पर क्लिक करने से बचिए, किसी भी अननोन फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड करने से बचिए, इंस्टॉल करने से बचिए, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप पर आने वाले .apk फाइल्स को क्लिक करने से बचिए। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें हाई वल्नरेबिलिटी, किन की वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? वल्नरेबिलिटी मतलब हु आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दी क्राइम्स। सो विमेन हैं, चिल्ड्रन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक से भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट स्टिल दे अडॉप्ट हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू यूटिलाइज इट। बट उसके भी बियॉन्ड जाके और प्रोफेशनली कितना बेहतर वे में उसको सुरक्षित रखना है, ये कहीं ना कहीं इन कैटेगरीज़ में उतना इफेक्टिवली देखने के लिए नहीं मिलता और इसी वजह से इनके साथ में क्राइम्स ज़्यादा भी होते हैं। इसके अलावा भी और कई कारण हैं, बट ये अपने आप में एक कॉमन कारण देखा गया है। हाई नंबर ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स नोन टू दी ऑफेंडर्स। भाई अब आसपास वाले ही अगर कोई क्राइम कर रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में आपने देखा 96% केसेस में जो ऑफेंडर हैं वो बच्चे के आसपास के ही रहे हैं। सो ये एक चीज़ बताती है कि भाई बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चों का भी ध्यान रखा जाए एंड एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर भी ना किया जाए। नाउ नेक्स्ट इज़ अर्बन क्राइम इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन एंड रिपोर्टिंग। पॉपुलेशन की वजह से तो खैर है ही, बट स्टिल ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसको नेगेटिवली नहीं लेना है कि रिपोर्टिंग हो रही है इसलिए क्राइम बढ़ रहे हैं, नहीं, क्राइम बढ़ रहे हैं इसलिए रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। रिपोर्टिंग अब अच्छे वे में हो रही है, इसलिए अब हमको इंक्रीज्ड डेटा देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। स्टेट्स अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अभी आप देखेंगे मणिपुर शोज़ शार्प स्पाइक। तो जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसके कारण भी हमको केसेस में शार्प राइज देखने के लिए मिल रहा है। पॉलिसी सजेशंस की अगर बात की जाए तो अब क्या सुधार होने चाहिए उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। इंक्रीज पुलिस मैन पावर एंड स्पेशलाइजेशन, मोर ऑफिसर्स एंड डेडिकेटेड यूनिट्स फॉर फास्टर इन्वेस्टिगेशंस। ऑब्वियसली क्योंकि अगर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की ही बात करें तो उनके ऊपर पॉपुलेशन बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। पर लैख पॉपुलेशन पे हमारे पास बहुत थोड़े से ऑफिसर्स होते हैं और उनके ऊपर भी लगातार आप देख रहे हैं कि क्राइम्स कितने ज़्यादा रजिस्टर होते जा रहे हैं, जो न्यू एज क्राइम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो यहाँ पर ज़रूरत ये भी है कि हमारी टास्क फोर्स को भी बढ़ाया जाए और उनको और ज़्यादा बेटर वे में एम्पावर किया जाए। यूज़ AI एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर क्राइम प्रेडिक्शन, इनके ज़रिए से आप क्राइम ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी में चेंजेस लेकर आ सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन आप प्री एक्टिव रह सकते हैं, प्रोएक्टिव रह सकते हैं, ताकि हम ऑलरेडी उन चीज़ों को कर्ब करने के लिए तैयार रहें। आइडेंटिफाई क्राइम्स पैटर्न्स एंड हॉटस्पॉट्स टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, पहले से ही वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए या वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर पहले से ही कोई सॉल्यूशंस अवेलेबल हों तो इस तरह के क्राइम्स को हम कम कर सकते हैं, या एग्जीक्यूट होने के पहले ही उनकी संभावनाओं को हम कम या ख़त्म करना तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बट एज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एटलीस्ट वी कुड ट्राई। देन विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्रेस, मेक विटनेसेस फील सेफ सो दे कैन टेस्टिफाई विदाउट फियर। ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि विक्टिम्स को ये जो विक्टिम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जो विटनेस होते हैं उनको थ्रेटन किया जाता है या उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उनकी सेफ्टी को लेकर भी प्रॉपर स्टेप्स और ज़्यादा बेहतर वे में लिए जाने की ज़रूरत है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन डेडलाइंस, हालांकि थोड़ा सा सुनने में सुपरफिशियल लगता है, बट स्टिल अगर हमको पहले से ही डेडलाइंस पता हो तो एफर्ट्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है, प्लान्स बेटर किए जा सकते हैं, टीम्स को प्रॉपरली बिल्डअप किया जा सकता है, ज़रूरी रिसोर्सेज डिप्लॉय किए जा सकते हैं ताकि समय पर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। फिक्स टाइमलाइंस फॉर
completing different stages of investigation. Apart from this, expand forensic capacity and skilled staff. इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे बात हो डिजिटल फॉरेंसिक्स की या फिजिकल फॉरेंसिक्स की. More labs and experts for stronger evidences. Now अब हम बात कर लेते हैं नेशनल डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम की. सो यहाँ पर इसमें भी हमको कुछ ना कुछ चेंजेस और अपडेट्स लाने की ज़रूरत है, जो कि पुलिस, कोर्ट्स एंड प्रिजन्स वगैरह के बारे में हमको रियल टाइम में प्रोग्रेस को शो कर पाए. आगे बढ़ते हैं यहाँ से. इंक्रीज़ लीगल एड सपोर्ट. इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनको कई बार इतनी भी अवेयरनेस नहीं होती है कि उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कुछ कहना है एंड कौन सी चीज़ उनके अगेंस्ट जा सकती है, उनके अपने क्या अधिकार हैं और उनको और क्या कुछ लीगल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाती है. इन चीज़ों की भी अवेयरनेस नहीं होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू. एंश्योर पुअर विक्टिम्स एंड एक्यूज्ड रिसीव प्रॉपर लीगल हेल्प. ज़रूरी नहीं है कि जो भी एक्यूज़्ड हो वही क्रिमिनल भी हो. ये ध्यान रखेंगे कि कोई एक्यूज़्ड, किसी पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन सिद्ध होने के बाद ही वो क्रिमिनल कहलाता है, उसके पहले ये उसके लिए कहना उचित नहीं होता है. सो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अगर किसी ने क्राइम नहीं किया है तो, और अगर वो उतना फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको लीगल एड मिले, ताकि वो अपने आप को वहाँ पर सही मायने में रिप्रेजेंट कर पाए. Strengthen community policing, build trust and improve local reporting through public engagement. पुलिस के बीच में और पब्लिक के बीच में बेहतर बॉन्ड की ज़रूरत है, ताकि पब्लिक भी सपोर्ट कर पाए क्राइम के कंट्रोल में. नाउ रेगुलर पुलिस परफॉर्मेंस ऑडिट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रैक पेंडेंसी, इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी एंड कन्विक्शन आउटकम. अगर फीडबैक प्रॉपरली लिया जाता रहे एंड ऑडिट्स प्रॉपरली हो, सो हमको किसी भी तरह के डिलेस को एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिलेगा एंड उससे बेनिफिट ये होगा कि काम समय पर होगा. आगे बढ़ते हैं यहाँ से. इम्प्रूव प्रिजन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट समय समय पर इसके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, अपडेट्स लाती रहती है, इस पर आप नज़र बनाए रखेंगे. स्किल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग टू रिड्यूस रिपीट ऑफेंसेस, है ना, क्योंकि और ज़रूरी नहीं कि एक बार अगर किसी ने क्राइम कर लिया है तो वो हमेशा ही करे. अगर उनको वहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से ट्रेनिंग दे दी जाती, उनको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग में डेवलप किया जा सकता है, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो दोबारा उस क्राइम को रिपीट नहीं करेंगे. दे विल बी अ न्यू, अ फ्रेश पर्सनालिटी एंड देन वो एक नॉर्मल अपनी लाइफ सिस्टम में फिर से एंगेज हो पाएंगे. सो एक प्रॉपरली अच्छे से उस पर्सन को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने पर भी बेटर काम होता है. उसको भी और ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर भी प्रॉपर उस पर्सन के पास जेल से निकलने के बाद अपने पास अपनी खुद की कोई अच्छी स्किल्स हो, एक अच्छा माइंडसेट है, वो अपनी अर्निंग करके नॉर्मल वे में एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह अपने जीवन को, फिर से सभ्य नागरिक की तरह अपने जीवन को जी पाए. लार्ज स्केल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की अगर बात की जाए, सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू एजुकेट पीपल अबाउट लीगल राइट्स, सेफ्टी एंड रिपोर्टिंग ऑप्शंस. Victim grievance and case tracking system. Let victims monitor case progress and raise complaints about delays. ये बहुत ज़्यादा देखा गया है लोगों के साथ कि भाई अगर किसी ने कंप्लेंट रजिस्टर कर भी दी है तो वो हमेशा एक पैनिक सिचुएशन में रहते हैं कि ये जो क्रिमिनल है पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी, हमको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम कहाँ तक बढ़ा है, कुछ पता चला क्या. ये बहुत सारे ऐसे कॉमन सवाल हैं जिसके जवाब बेहतर होगा कि किसी पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने दिखती रहे, ताकि जो नागरिक हैं वो भी सुरक्षित महसूस कर पाएँ, वो भी ये फील कर पाएँ कि उनके कंप्लेंट पर प्रॉपरली एक्शन लिए जा रहे हैं, ताकि सिस्टम के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर उनका ट्रस्ट बना रहे. आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से. यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस स्टेट, कॉमन रूल्स फॉर एविडेंस हैंडलिंग एंड केस प्रोसीजर. हालांकि बहुत सारे कॉमन ऐसे आपके प्रोसीजर्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन की कमी मिलती है. इस पर काम करने की ज़रूरत है. अपार्ट फ्रॉम दिस, पार्टनरशिप विद द टेक कंपनीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, फास्टर डेटा एक्सेस टू सॉल्व ऑनलाइन क्राइम्स. ये काफ़ी अच्छे से हो सकता है अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से इस पे काम किया जाता है. तो स्पेशल ट्रेनिंग फॉर प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस ऑन दी मॉडर्न क्राइम्स, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल एविडेंस, साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल क्राइम्स एक्सेट्रा. हालांकि इस पर ट्रेनिंग ऑलरेडी होती है, और बट स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो न्यू एज क्राइम्स हैं उसमें भी डेप्थ में जाकर टेक्निकल डिटेल्स के साथ में जो जुडिशरी है प्लस जो ऑफिसर्स हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के भी एंड स्टेट पुलिस की भी, उनको भी प्रॉपर अच्छे से डेप्थ में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ताकि इन पर काफ़ी अच्छे से रिजोल्यूशन के लिए काम किया जा सके. कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे डिस्कशन का?
Crime in India 2023 shows a transition in crime pattern, decline in traditional violent crimes and sharp rise in the digital, economic and urban crimes. अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमको किन चीज़ों की आवश्यकताओं को लेकर इंडिकेट करती है रिपोर्ट? स्ट्रॉन्गर साइबर डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बेटर पुलिसिंग एंड फास्टर जस्टिस डिलीवरी की हमको यहाँ पर ज़रूरत दिखाई देती है। ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे एंड इसी तरह की तमाम इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।